नमस्ते बच्चों। आईएएस की हिस्ट्री की सीरीज में आपका फिर से स्वागत। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा गुरु जी श्री नयपद्म सागर जी महाराज का एवं गुरुनी श्री मैना श्री जी साहेब जी का। साथ ही इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गुजरात से श्री मेहुल जी रूपानी जी का एवं दिल्ली से श्री संजय जी संकलेचा जी। तो बच्चों, पिछली बार हम जैसे देख रहे थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है पूरे इंडिया में किस तरीके से फैल गया, किस तरीके से समाज के सभी तबकों ने इसमें भाग लिया लगभग, और किस तरीके से गांधी जी को 4 मई को जेल में डाल दिया गया। अब इस समय जब ये मूवमेंट चला तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा वो हम डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी स्टार्टिंग में कि क्या किया जाए, क्या आंदोलन को चलने दिया जाए या रोक दिया जाए। क्यों? जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि अंग्रेज जो थे, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, कि वो दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे कि वो हिंदुस्तान के वेलफेयर के लिए सरकार चला रहे हैं, इंडिया के ऊपर रूल कर रहे हैं। तो अगर वो इस आंदोलन को नहीं चलने देते हैं, सप्रेस करते हैं, तो कांग्रेस बोलेगी कि रिप्रेशन, कांग्रेस बोलेगी कि देखो ये तो बहुत ही क्रूर शासक हैं, ये तो है शासक जो हमें कुछ अपनी आवाज उठाने का भी मौका नहीं देते हैं। और अगर नहीं करती है सरकार, कुछ नहीं करती है, आंदोलन को चलने देती है, तो जब आंदोलन चलेगा तो फिर तो आजादी देनी पड़ेगी। लोग अगर सड़कों पे आएंगे, लोग अगर कुछ काम नहीं करेंगे, अपनी नौकरी छोड़ देंगे, रेंट नहीं देंगे अपने लैंड का, कैसे होगा? तो सरकार इस स्टार्टिंग में कुछ नहीं सोच पाई थी इसमें, क्योंकि तो बहुत टाइम बाद हुआ था और बहुत ही बड़े पैमाने पर ये जो मूवमेंट चल रही थी। लेकिन बाद में जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, है ना, और फिर उसके बाद जो मूवमेंट चल रही थी, जो भी पूरे देश में जो भी आंदोलन था, उसको फिर एकदम से रेप्रेस किया, फिर लाठीचार्ज किया, बहुत ही ब्रूटली लाठीचार्ज किया गया। लोगों को बहुत ही जेल में, काफी लोगों को भर के जेल में डाला गया। इतना कभी भी लोग जेल में नहीं गए जितना इस समय पे गए। लैंड जो लोग रेंट नहीं दे रहे थे, उनकी लैंड कॉन्फिस्केट कर ली, लैंड कैप्चर कर ली। तो इस तरीके से जो लोग अपनी नौकरी छोड़ सके थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जो लोग नौकरी पे नहीं आ रहे थे, स्टूडेंट जो अगर नहीं आ रहे थे, उनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया। तो पूरी तरह से रिप्रेशन की उन्होंने पूरा मन बना लिया था आपके लिए। लेकिन तब तक कांग्रेस का जो मकसद था लोगों को जगाने का, जो डांडी मार्च था, वो हो चुका। या तो कांग्रेस या तो सरकार गांधी जी को डांडी मार्च से पहले पकड़ लेती, है ना, लेकिन तब तक उन्होंने डिसाइड ही नहीं कर पाया क्या करना था। तो तब तक जो कांग्रेस का जो मकसद था लोगों को जगाना, आंदोलन चलाना, लोगों के अंदर ये बात पहुंचाना कि जो अंग्रेज है वो किस तरीके से हमारे हमारे जो अधिकार है उनको नहीं दे रही है, जो हमें खुद से रूल करने का, हमें खुद से डिसाइड करें हमारे क्या इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने कानून बनाने हैं, वो नहीं दे रही। तो ये जो बात पहुंचानी थी कांग्रेस को अपने लोगों तक समय, तो वो बात पहुंचाने में वो काफी हद तक सफल रहे। जो कि उस मूवमेंट में जिस तरीके से लोगों ने लीडरलेस, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो एक बड़ा लीडर नहीं थे, गांधी जी तो जेल में थे, उसके बिना जो मूवमेंट चला तो इस तरीके से एक काफी सक्सेसफुल रहा। तो गवर्नमेंट को रेस्पॉन्स जो बाद में था पूरी तरह से प्रेशन करने का था। इनिशियली नहीं डिसाइड कर पाए क्या करना है, सप्रेस करना नहीं करें, गांधी जी को 4 मई को करने का, फिर पूरी तरह से रिप्रेशन किया गया। तो अब जो मूवमेंट चल रहा था, तो अब क्या किया जाए, चल रहा है तो उसको किस तरीके से रोका जाए, क्या करना है। तो जो लॉर्ड एडविन थे उसने उन्होंने सजेस्ट किया कि जो पहले ही बात हुई थी कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप आइए बात करिए। और साइमन जो रिपोर्ट थी उसको रिलीज कर दिया। लेकिन साइमन रिपोर्ट में भी कहीं पे डोमिनेंट स्टेटस तक की बात नहीं थी। तो जो लोग, कुछ लोग जो कि कांग्रेस के ही कुछ लोग जो कि चाहते थे कि इस मूवमेंट के बाद शायद खुद से कुछ इस तरीके से, पहले कानून आए हैं 1919 का कानून है, तो कुछ ऐसी बात करेगी, कम से कम डोमिनेंट स्टेटस तो देगी। जब पूरा देश आंदोलन पे है तो कुछ तो देगा। तो जो मॉडरेट्स जो थे कांग्रेस के अंदर के, जो एक तरीके से लॉयल्टी प्रदर्शित करते थे अंग्रेज शासन के, अंग्रेज जो है धीमे धीमे खुद ही हमें अपने ऊपर रूल करने का अधिकार दे देंगे, वो लोग भी अंग्रेजों से पूरी तरह से खपा हो गए। तो एक तरह से कांग्रेस में पूरी तरह से एक यूनाइटेड कांग्रेस थी इस समय। अब क्या किया जाए? तो मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू, पिता और पुत्र, मिलने गए। येरवडा जेल में थे गांधी जी, वहां से मिलने गए। तो गांधी जी ने जो शर्तें रखी, जो कि फिर बाद में अंग्रेजों को बताया गया कि गांधी जी का कहना है कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए,
और जितने भी डिफेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इंडियंस के हाथ में होनी चाहिए। और जितने भी और काम जो हमारी डिमांड्स हैं, जो पहले 11 डिमांड जो रखी थी गांधी जी ने, वो सब बातें होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस सरकार इस बात को कैसे मानेगी? कांग्रेस सरकार ने तो पूरी तरह से इसको रिप्रेस कर ही दिया था मूवमेंट को। इस तरीके से फिर ये बात वहीं पे खत्म होगी। तो उस समय फिर गांधी जी जेल से बाहर नहीं आ पाए। लेकिन फिर कुछ समय बाद अगले साल मतलब 1931 जनवरी को फिर गांधी जी को और बाकी के जो मेंबर्स तो जेल में थे उनको सरकार ने छोड़ दिया। क्योंकि तभी तो बात कर पाएंगे, अगर जेल से छोड़ेंगे नहीं तो बात किससे करेंगे? तो बात करने के मकसद से उनको जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा कर दिया गया तो फिर गांधी जी ने जो मूवमेंट थी उसको एक तरीके से, फिर जो गांधी इवेंट पैक्ट हुआ, मिलने का इवेंट थे, उसमें ये मूवमेंट को खत्म कर दिया। मतलब मूवमेंट को ये जैसे ये आप एक न्यूज़पेपर, उस समय का न्यूज़पेपर है, उसमें ये पहली हेडलाइन यही है, सिविल डिसोबीडियंस टू सीज एट वंस। तो जो टॉक्स थी, जो गांधी और अरविंद के बीच में टॉक्स थी, उनको रिलीज किया गया जब अगले महीने टॉक्स थी 14 को, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से बोला जाता है। तो उसमें जो बातें थी उसमें इरविन जो बात मानी गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये बात थी कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, मतलब जो आंदोलन में जिनको जेल में डाला गया, उनको अगर कन्विक्शन नहीं हुआ है, सबको नहीं, कन्विक्शन मतलब जिनके ऊपर आरोप तय होने के बाद जिनको जेल की सजा नहीं हुई है उसको कन्विक्शन बोलते हैं, तब तक उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो ये बात मान ली। दूसरा, ये बात मान ली कि जो फाइन लगाया गया, जो रेंट नहीं दे रहे उनके ऊपर पेनल्टी लगाया, फाइन लगाया, तो जो फाइन है जो कलेक्ट नहीं किया गया है वो हम माफ कर सकें, ठीक है। लेकिन जो अगर कलेक्ट कर लिया उसको वापस नहीं करेंगे। और अगर जो जिनके ऊपर कानून के तहत जिनके ऊपर सजा हो गई है उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। तो मतलब सरकार बात मान रही है पर पूरी तरह से बात नहीं मान रही, कि बाद में इसका जो गांधी जी का जो विरोधी थे, जो गांधी जी के जो विरोधी थे, उन्होंने इस बात पे उनको कड़ी निंदा करी, इस बात पे कि आपने जो मांगे रखी उसमें आपने सरकार से सारी मांगे पूरी तरह से क्यों नहीं मनवाई। जो लैंड्स कैप्चर की गई है उसको वापस किया जाए, लेकिन कौन सी लैंड, फिर उसमें एक कंडीशन थी कि जिसको अभी तक बेचा नहीं, जिसको सरकार ने अभी तक बेचा नहीं है, वो लैंड वापस की है। तो ये भी एक गांधी जी की जो क्रिटिसिज्म था, इस फैक्ट का जो क्रिटिसिज्म थी, वो एक मुद्दा बन गया। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, अगर वो वापस आना चाहते हैं सर अपनी नौकरी पे, तो उनको आने दिया जाए। और सॉल्ट है, सॉल्ट बनाने का परमिशन दी जाए, जो कंजम्पशन के लिए, अगर कोई भी आदमी अपना जो कोस्टल विलेजेस है, गाँव में जो लोग हैं, वो अगर सॉल्ट बनाना चाहते हैं, नमक बनाना चाहते हैं, तो उनको उसकी परमिशन दी जाए, लेकिन उसको बेच नहीं सकते थे। इस तरीके से ये मेन 5 डिमांड्स जो थी वो लॉर्ड इरविन ने पैक्ट, जो दिल्ली पैक्ट बोलते हैं, उसमें मान लिया। ठीक है, तो जैसे ये आप न्यूज़पेपर में उस समय देख सकते हो। लेकिन एक जो डिमांड जिसके पीछे गांधी जी का बहुत ही इस पे विरोध हुआ, वो था कि इसी समय पे उनके ऊपर भी आरोप तय हो चुके थे, फांसी की सजा तय हो चुकी थी, और बस अगले महीने उनको फांसी होने वाली थी भगत सिंह को, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को। उस पे अगर ये इनकी क्रिटिसिज्म है कि अगर गांधी जी उस पर अगर अड़िग रहते तो शायद उनकी उनकी जो फांसी थी उसको शायद बचाया जा सकता। तो जैसा कि फिर आगे और डिस्कस करेंगे उसको। अब जो कंडीशन जो एक्सेप्ट नहीं की ने, वो थी कि जो पब्लिक इंक्वायरी पुलिस एक्सेस, मतलब पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया और जिस तरीके से लोगों के ऊपर जेलों में जिस तरीके से डाला, जिस तरीके से उनका मेस रेट था, उसके ऊपर जो इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी एक डिमांड थी, वो उन्होंने नहीं मानी, इरविन ने नहीं मानी। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि भगत सिंह और उनके डेथ सेंटेंस को, उसको भी नहीं माना गया। लेकिन गांधी जी वो थे जिस, और अंग्रेजों की बात मान ली कि तुरंत सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको सस्पेंड कर दिया गया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए। अगली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें तैयार। तो ये जो पैक्ट है वो दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आपको बताना चाहिए, ये जो 3 चीज है ना, ये बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग में समझो कि मतलब क्या हो रहा है। मतलब पूरी जैसे नेगोशिएशन होता है ना, तो उसमें यही होता है, पूरी डिमांड आप जो रखोगे वो सामने वाला नहीं मानेगा, लेकिन कुछ माने, है ना।
तो ये जो 3 चीजें थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना है, लेकिन वो लोग नहीं छोड़े गए जिनके ऊपर आरोप तय हो चुके थे और जिनको सजा हो चुकी थी। फाइन जो है वो उसको रेमिशन किया गया, माफ किया गया, लेकिन वो नहीं किया गया जो कलेक्ट किया गया था उसकी वापसी नहीं हुई। और जो लैंड जो थी कैप्चर की गई, वो जो लैंड जो बेच दी गई थी वो वापस नहीं गई। इन 3 चीजों पे इसका बैक काम, इसको निंदा किया था, क्रिटिसाइज किया जाता है। अब सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मतलब आखिर ये जो रिट्रीट था, मतलब जो मूवमेंट वापस ली, तो वो क्या सही थी। मतलब काफी लोगों ने इसका इस समय भी विरोध किया, जैसे चौरी चौरा के बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया था तो बहुत लोगों ने विरोध किया, स्पेशली यंग लोगों ने। फिर यंग लोगों ने, जैसे हमने डिस्कस किया है कि वो फिर इंडिविजुअल हेरोइज्म की तरफ चले गए थे। वो खुद से फिर एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स उसको टेररिज्म बोलते थे, मतलब वो खुद से बॉम्ब करना, जो क्रूअल इंग्लिश अधिकारी हैं उनको मारना, इस तरफ चले गए थे। काकोरी जो कांड हुआ, हमने डिस्कस किया था, वो सब चीजें हो गई थी। तो इस समय भी जब ये हुआ, इसका भी बहुत निंदा हुई कि आखिर हमने इसको क्यों रोक दिया। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानी, डोमिनेट स्टेटस तक हमें नहीं दे रही है, तो हमें इस मूवमेंट को चलाए रखना चाहिए, मास मूवमेंट को चलाए रखना चाहिए। और जब तक मास मूवमेंट नहीं होगा, मतलब लोग अगर सड़कों पर आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक आजादी कैसे मिलेगी। तो इसको चलाए रखना चाहिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना था अभी भी। लेकिन इसके इसको अगर हम अच्छे तरीके से समझें, जो इसके पक्षधर हैं, गांधी जी के इसको वापस लेने के पक्षधर हैं, वो उनका कहना है कि कोई भी मूवमेंट जो होती है उसकी एक लिमिट होती है। तो लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं वो एग्जॉस्ट कर देते हैं, उनके अंदर की जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है वो धीमे धीमे कम होती जाती है, अगर कुछ सफलता नहीं मिल रही है तो इसी मूवमेंट में होता है। तो इसलिए जरूरी था कि जब 2 साल लगभग हो गए थे इस मूवमेंट को चलते हुए, 1 साल ही कंप्लीट हुआ था, जरूरी था कि जब हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो उस मूवमेंट को रोक दिया जाए। और एक सबसे बड़ी सफलता तो ये थी कि इसके बाद से जो ब्रिटिशर्स हैं, इंडियंस को इक्वल की तरह ट्रीट कर रहे थे। मतलब गांधी जी सीधे जाके पैक्ट कर रहे हैं, सीधे लॉर्ड एडविन से जाके बात कर रहे हैं, तो एक इक्वल फुटिंग पे आ गए। तो यही एक चीज जो इंग्लिश रूल के पक्षधर थे इंग्लैंड में, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे कि आप एक लुंगी वाले बाबा को इतनी अहमियत दे रहे हो, इसे सीधा जो बात कर वो मांग रहे थे, उनकी बात मांग कर रहे हो, और रिप्रेस करना चाहिए। ये कुछ लोग वहां पे थे, है ना। तो तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी मूवमेंट चल रहा है तो वो उसमें एक लिमिट होती है। तो इसलिए ये गांधी जी का वापस लेना एक तरीके से सही था। और जैसे कि देखा जाता है, जिस चीज में हो रहा था, क्या हो रहा था कि जो लोग अपनी दुकान बंद करके बैठे हुए थे, जो मर्चेंट, है ना, और क्योंकि अगर आंदोलन चल रहा है तो बिजनेस पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं चलेगा, तो उन लोगों को जो परेशानी हो रही, तो वो लोग कब तक उस चीज को सहन करें, है ना। और जो लोग अगर स्टूडेंट्स हैं जो बाहर हैं अपने उससे कॉलेज से, तो कब तक बाहर रहेंगे। जो लोग लॉयर्स वगैरह जो अपनी अपनी नौकरी पर नहीं जा रहे हैं, तो उनका काम कैसे चलेगा। तो इसलिए एक समय के बाद मूवमेंट को रोका जाता है, फिर एक अगले मूवमेंट के लिए फिर तैयारी की जाती है और फिर आंदोलन किया जाता है। इस तरीके से ये मूवमेंट चलती है। इस तरीके से जो फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट था हमारा, इस तरीके से चला। इस तरीके से आपको देखना है इस चीज को, समझ लो बच्चे। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इस मूवमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उससे अलग था। इस तरीके से ये अगले स्टेज की मूवमेंट थी, अगले स्टेज का आंदोलन था। तो पहली तो सबसे पहली बात कि में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात थी। पहले भी स्वराज की बात हुई थी पर वो क्लियर नहीं था स्वराज, लेकिन अब था कि नहीं, अब तो हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए, पूरी तरह से आजादी चाहिए। तो ये एक बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव क्लियर था जो पहले नहीं था। पहले हम सिर्फ नॉन कॉपरेशन की बात कर रहे थे कि हम सहयोग नहीं देंगे उनको, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है अंग्रेजों का, उसे हम नहीं चलने देंगे। लेकिन इस बार था वायलेशन, कंप्लीट वायलेशन ऑफ लॉ, जो हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में। इस बार मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन उतनी पिछली की तुलना में उतना नहीं, क्योंकि पिछली बार खिलाफत मूवमेंट भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मिल गई थी। इस बार जो अंग्रेज थे उसके बाद से पिछले 10 साल में मुस्लिमों को अलग करने में काफी हद तक कामयाब रहे, तो उतना पार्टिसिपेशन नहीं था। वो हमने डिस्कस किया कहाँ कहाँ था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। लेबर मूवमेंट भी उतना नहीं था जितना कि पिछली बार के था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो थी पीजेंट्स पार्टिसिपेशन।
मतलब इसका मतलब है कि जो मूवमेंट है, जिसको अंग्रेज हमेशा से ये कहते थे कि आपका मूवमेंट पूरी भारतीय जनता नहीं करती है, ये तो आपका शहरों तक जो पढ़े लिखे लोग हैं बस वहां तक सीमित है। तो इस बार जब पीजेंट्स ने, विमेन ने पार्टिसिपेट किया, तो उससे पता चलता है कि जो मतलब जो कांग्रेस की जो बात थी, जो वो जिस तरीके से लोगों को जगाना चाह रहे थे आजादी के लिए, वो अंदर तक, ग्रामीण इलाकों तक अच्छी तरह से पहुंच चुकी थी, जिस तरीके से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस पर बहुत अरेस्ट हुई, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने एक तरीके से पूरे देश में जो आंदोलन था, और एक कंप्लीट वायलेशन जो लॉ का बोल सकते हैं, कोई बात न मानना अगर सरकार रोक रही है तो आप देख सकते हो जिस तरीके से लाठीचार्ज इसमें दिखा रहे हैं, तो बहुत अरेस्ट हुई इस बार। ओके, तो ये इस तरीके से जो हमारी सीडीएम है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है बच्चों, वो हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हमने डिस्कस किया, आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो, उससे इस तरीके से अलग थी। अब आगे क्या, आगे क्या होगा, मतलब दिल्ली पैक्ट हुआ, उसमें ये बातें डिसाइड हुई। तो फिर अब जो दिल्ली पैक्ट के बाद एक अगला जो सेशन हुआ, वो मार्च, स्पेशल सेशन बुलाया गया मार्च 1931 में कराची में। और जब कराची जा रहे थे गांधी जी इस सेशन को अटेंड करने के लिए, तो पंजाब नौजवान सभा जो थी, जो कि भगत सिंह की ऑर्गेनाइजेशन था, उनके लोगों ने गांधी जी को पूरे रास्ते काले झंडे दिखाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो उनकी जो फांसी थी उसको रुकवा सकते थे। लेकिन उसके अंदर हम, और इस पे भी डिबेट चलती है, इस पे चलता रहता है क्या सही था, क्या हो सकता था, क्या, उसमें हम अंदर नहीं आएंगे। अब ये सेशन में क्या हुआ, में एक सेशन में तो जो दिल्ली पैक्ट था उसको एंडोर्स किया गया कि भाई जो हमने वापस लिया है, अकेले गांधी जी ने वापस ले लिया था, हालांकि उसको गांधी जी को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो अधिकार देती थी गांधी जी को कि आप सीधे, अब बात करने का अधिकार है, आप सीधे लॉर्ड एडविन से जाके बात कीजिए और जो भी आप बात रखेंगे उसको माना जाएगा। अब उसको एंडोर्स करना, मतलब उसके ऊपर सहमति जाहिर करेगी पूरी की पूरी कांग्रेस, तो वो इसके लिए सेशन बुलाया गया और इसमें उनके एक्ट को एंडोर्स किया गया। फिर से बोला गया कि हमारा जो उद्देश्य है पूर्ण स्वराज है, अभी भी भले ही हमने आंदोलन रोक दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी जो प्रमुख डिमांड है, जो आजादी की मांग है, वो हमने छोड़ दी है। ठीक है, तो ये 1931 की बात है, और वहां से हमें 1947 में जाके तो ये आप समझिए कि किस तरीके से आंदोलन चलाने के लिए, किस तरीके से मतलब लोगों ने उस समय के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, गांधी जी हैं और भी जो भी लीडर्स हैं जिनके नाम आगे और अच्छे से आएंगे, उन्होंने किस तरीके से एक लंबे समय तक अपने पेशेंस को बनाए रखा, इस चीज को, विजन था उनके अंदर, दूरदर्शिता थी कि वो देख सकते थे कि आगे क्या होगा, मतलब किस तरीके से हमें अपने आंदोलन को जारी रखना है, जिससे कि हमें आखिरकार हमें आजादी मिल सके। तो ये बात समझने की बात बच्चे के, जैसे कि कोई एग्जाम होता है तो हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं, और हम मतलब उसमें अपना अगर कुछ असफलता मिलती है तो हम पीछे हट जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, हमको समझना चाहिए जिससे हमें आगे जाके क्या होगा। ठीक है, छोटी सी असफलता से, किसी टेस्ट में मार्क्स कम आ गए तो उससे हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए। ठीक है, तो अब दो और इंपॉर्टेंट चीज हुई कि स्वराज का मतलब क्या है। आम जनता के ये समझ में आना चाहिए कि स्वराज का क्या मतलब है। अगर ऐसा क्या नया हो जाएगा कि अंग्रेज चले जाएंगे और अगर हम, हमारे लोग चुनकर जाएंगे, हमारे लोग अगर वहां पे जाते हैं, तो ऐसा क्या हो जाएगा जिससे हमारी हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। तो उसको दो चीजों के रिजोल्यूशन हुए, मतलब फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, इसके थ्रू लोगों को बताया गया कि आपको किस तरीके से पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगी और किस तरीके से आपको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी। और इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं। तो इसमें जो मेन जो डिमांड्स थी, तो फंडामेंटल राइट्स में जो मेन डिमांड जो रहेगी, मौलिक अधिकार जो रहेगा, वो क्या रहेगा, इन्हीं दो चीजों के लिए एक्चुअली ये याद किया जाता है कराची सेशन 31 का। तो उसमें जो मेन डिमांड थी, तो जो अभी के जो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार है, आपने अगर अपने जो एसएसटी के टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, तो उसमें जो मौलिक अधिकार वो यहीं से आते हैं एक तरीके से आप देखा जाए तो। जहाँ पे यहाँ पे बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की, यहाँ पे बात होती है हमारे एजुकेशन जो सिस्टम होती है उसमें फ्रीली चलाने की बात होती है, फ्रीली जो लेबर्स हैं उनको यूनियन बनाने की आजादी होनी चाहिए, ये फंडामेंटल राइट्स में इसमें ये रिजोल्यूशन में था। फिर उसमें ये भी बात कही गई कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, मतलब
अभी तक जो भी इलेक्शंस जो हो रहे थे और आगे के जो भी इलेक्शंस होंगे या 1934 में 1937 में, उसमें सारे यंग लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था, है ना। तो इस समय 1931 में ही हमने डिमांड रख दी कि 18 साल से, मतलब ये नहीं बोला कि 18 साल से, मतलब जो भी एडल्ट जो लोग हैं उनको सभी को वोट करने का अधिकार होना। तो ये बहुत बड़ी बात है, उस समय के समय पे ये बात कहना बहुत बहुत बड़ी बात, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी, क्योंकि उस समय भी काफी यूरोपियन कंट्रीज में विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं था। ठीक है, तो ये बात की गई। फिर एक और बात की गई कि कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं उनको नेशनलाइज रखा जाए, मतलब वो प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं रहेंगी, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। जो कि ये जो मांग थी वो दिखाता है कि जो सोशलिस्ट थे उनका कितना कांग्रेस में अभी उनका प्रभाव हो चुका था। मेनली जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दो मेन लीडर थे जो कांग्रेस में सोशलिस्ट थे। बाकी और भी पार्टियां सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो भी कांग्रेस के बैनर के अंदर ही काम करती थी। तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात हुई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कल्चरल फ्रीडम भी होना चाहिए, हमें अपने कल्चर को एक्सरसाइज करने की फ्रीडम होना चाहिए, एजुकेशन फ्रीडम होना चाहिए, वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने का उसमें प्रावधान होना चाहिए, वर्कर्स को यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में ये बात हुई। और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में और क्या बात हुई, वो ये बात हुई कि तो मैं बता ही चुका हूँ, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर मैंने बता दी, पर वो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में थी वो बातें कि यूनियन बनाने का अधिकार, और जो कुछ इंडस्ट्री जो है वो स्टेट के अंदर रहेंगी, मतलब सरकार चलाएगी कुछ इंडस्ट्रीज को, वो वाली बात इसमें थी नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में। और इसमें जो मेन बात थी कि जो रेंट है वो रेंट कम होना चाहिए, और जो जमीन से इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, जिन जमीन से खेती करना मुश्किल है, उन पर रेंट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से किसानों की बात थी। और इंडस्ट्री जो है वो इंडियन इंडस्ट्री डेवलप होना चाहिए, जो टैक्स जो सिस्टम है, ट्रेडिंग जो ट्रेड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड ट्रेड जो प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज हैं, उनको हटाना है। तो इस तरीके से ये फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात यहाँ पे रखी। इसी के लिए कराची सेशन मेनली जाना जाता है। और फिर से पूर्ण स्वराज की बात रखी। तो आगे इसमें अब हम देखेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चलेंगी और आगे क्या होता है। तो अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस डिस्कस करते हैं। तो राउंड टेबल क्यों बोला जाता है इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसमें जो लोग आके जो डेलीगेट्स थे जो भी डिस्कस करेंगे इश्यूज को, वो एक आप देख सकते हो राउंड टेबल के साइड में बैठे हुए ये लोग हैं। तो ये इसलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, हिंदी में गोल मेज सम्मेलन बोला जाता है। सो अब ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, जैसा कि इरविन ने पहले ही बोला था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन और उसमें डोमिनियन स्टेटस की इश्यू को डिस्कस करें। ये भी नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि कांग्रेस ने पहले से ही अपने लाहौर सेशन में खुलेआम बोल दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और फिर इस समय जो आंदोलन है वो चल रहा था। तो ये कॉन्फ्रेंस है, पहली ये कॉन्फ्रेंस है, ये आंदोलन के समय पे हुई है। जो अभी हमने डिस्कस किया दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन जो पैक्ट था उससे पहले की है, गांधी जी के पहले की है। ओके, सो इसमें नेचुरली जब वो कांग्रेस आंदोलन लड़ रही है तो वो इसमें पार्टिसिपेट करने क्यों जाएगी, तो कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने नहीं गई। फिर भी अंग्रेजों ने सोचा कि बाकी जो लोग हैं उनसे बात करके देखते हैं, और कांग्रेस को हम क्यों माने कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो बाकी लोगों को इसमें बुलाया और बाकी लोग गए, काफी लोग गए इसमें। और इसको चेयर किया था उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो रेमसी मैकडोनाल्ड थे, लेबर पार्टी के। ब्रिटेन में दो पार्टी, मेन दो पार्टी हैं, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी। तो कांग्रेस ने तो मना कर दिया था, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो आंदोलन पूर्ण स्वराज की बात करती है। इसको अटेंड किया प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन, क्योंकि उस समय जो भारत था वो पूरी तरह से अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था। काफी जो थे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको राजा चला रहे थे, बट वो अंग्रेजों को अपना रेवेन्यू देते थे, जो रेंट के थ्रू जो भी रेवेन्यू देना पड़ेगा वो अंग्रेजों को देते थे। लेकिन वो एक तरीके से काइंड ऑफ ऑटोनोमस थे, अपने खुद के वहां पे लॉस चलाते थे। तो ब्रिटिश लॉस वहां के यहाँ नहीं चलते, लेकिन उनको रेंट देना पड़ता। तो प्रिंसली स्टेट्स मेनली इसमें राजपूताना स्टेट्स, राजस्थान में कई सारे स्टेट्स थे, पटियाला स्टेट्स था और हैदराबाद स्टेट था, ये मेन बड़ौदा था, बहुत सारे स्टेट्स थे। तो वहां के लोग गए इसमें, सारे नहीं गए,
और काफी जिनके अच्छे रिलेशन थे ब्रिटिशर्स के साथ, वो लोग गए, मुस्लिम लीग के लोग गए, हिंदू महासभा के लोग गए, जस्टिस पार्टी के लोग गए, और काफी लैंडलॉर्ड्स जो बड़े बड़े जमींदार थे वो लोग गए, जो ब्रिटिशर्स के अंडर लैंडलॉर्ड्स रहते थे ना उनकी टेरिटरी में चलाने के लिए, तो वो लोग थे। लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन, कुछ भी इसका रिकमेंडेशन नहीं निकला, कुछ भी इसका नहीं निकला, क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और कांग्रेस जो थी वही देश की एक आवाज थी, तो कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसमें आप देखोगे सब लोग, कोई आम जनता का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है इसमें। आप देखोगे सब लोग राजा महाराजा, लैंडलॉर्ड, या फिर मुस्लिम लीग के लोग, हिंदू महासभा के लोग, जो कि एक तरीके से कम्युनल उनको उस समय बोला जाता था कि एक धर्म के आधार पर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, धर्म के आधार पर अपने लोगों के इंटरेस्ट को सामने रख रहे हैं कि मुसलमानों के इंटरेस्ट जो है, मुसलमानों के जो अधिकार है वो अलग हैं, हिंदुओं के अधिकार अलग हैं, उनको अपनी डिमांड रख रहे हैं। तो इस तरीके से ये लोग जो थे, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो कुछ इसका मतलब नहीं निकला। एक था कि कांग्रेस गवर्नमेंट इस बात को बात रही थी कि हम फेडरेशन मानेंगे। फेडरेशन क्या होता है बच्चों? फेडरेशन होता है जिसमें कि कई सारे राज्य मिलकर, मतलब छोटे छोटे राज्य मिलकर कोई देश बना रहे हैं, कोई यूनियन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको फेडरेशन बोला जाता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, वहां पे अलग अलग स्टेट्स हैं, इसलिए नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अलग अलग राज्यों ने आके, इनिशियली 13 राज्य कॉलोनी जो थी ब्रिटिशर्स की अमेरिका में, उन लोगों ने आके इसकी स्थापना की, यूनिवर्सिटी बनाई, फिर बाद में और भी राज्य इसमें आके जुड़े। इंडिया जो है वो भी एक फेडरेशन है, बट एक अमेरिका की तरफ फेडरेशन नहीं है ना। वो हम पॉलिटी में डिस्कस करते हैं, जब हम इंडियन नेशनल पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें डिस्कस करते हैं। तो फेडरेशन की बात हुई, तो यहाँ पे फेडरेशन किसका, कि जो ब्रिटिश टेरिटरी है, ब्रिटिश के अंदर अंडर जो रूल है, जो एरिया है वो, और प्रिंसली स्टेट्स के साथ, इसका एक फेडरेशन बनाने की बात थी। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स को ये पसंद नहीं था, तो इसलिए ये कोई जो रिकमेंडेशन थी वो इम्प्लाई नहीं हो पाई, ठीक है। तो इस तरीके से पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बस इसमें याद रखनी है कि इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रहा था उसके समय पर। उसके बाद गांधी जी को जेल से बाहर छोड़ा गया, और फिर गांधी जी को मनाया गया कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात कीजिए, जब तक लॉर्ड इरविन से टॉक्स हो चुकी थी। उसके बाद ये सितंबर से दिसंबर में 1931 में जाके ये गांधी जी वहां पे गए। तो गांधी जी जब गए ना, आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख सकते हो किस तरीके से उनका, मतलब सब लोग उनसे बात करना चाहते थे वहां के ब्रिटिशर्स। जैसे इस फोटो में भी दिख रहा है आपको, ये आप देख सकते हो कि मतलब एक बहुत ही मीडिया अटेंशन मिला गांधी जी को कि ये जो व्यक्ति वहां पे, तब तक अभी तक न्यूज़पेपर के थ्रू ही उनको पता चल रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इस तरीके से कपड़े पहनता है और फकीर की तरह रहता है, और पूरे देश की उसके लोगों के ऊपर उसके एक तरीके से चलती है। मतलब वो जो डिमांड करता है आंदोलन की, तो पूरा देश उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। और अहिंसा का इस तरीके से मतलब लाठी के लिए अगर मार रहा है कोई तो तैयार हो जाना, लेकिन अपने अहिंसा के पाथ को अपनाना, उस पे चलना। तो इस चीज की वजह से बहुत ही फेमस थे गांधी जी। तो ब्रिटिश जब ब्रिटेन में गए यहाँ पे इस समय पे, तो बात करने के लिए बहुत ही मीडिया अटेंशन मिला। यूट्यूब पे वीडियोज हैं उनके। लेकिन एक चीज हुई इस समय ब्रिटेन में कि इस समय जो गवर्नमेंट थी, जैसे मैंने बताया कि रैमजी मैकडोनाल्ड की जो लेबर गवर्नमेंट थी, लेबर पार्टी गवर्नमेंट थी, वो उस समय इलेक्शन में वहां पे, और वो पार्टी एक्चुअली मेजोरिटी में नहीं आ पाई। तो उन्होंने एक नेशनल कंजर्वेटिव पार्टी के साथ यहाँ पे अपनी सरकार बनाई। तो कंजर्वेटिव पार्टी के साथ सरकार बनाई, तो जो गवर्नमेंट थी वो वीक गवर्नमेंट, मतलब वो अब खुद से डिसीजन नहीं ले सकती। तो अब उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि ये बोल रहे थे कि हमारा जो एम्पायर है, ब्रिटिश का एम्पायर है, जो इंडियन एम्पायर, वो हमारे इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ऐसे फकीर आदमी के बात में मान के हम उसको अपने अंदर से कैसे जाने देंगे। तो ऐसी जो आवाज थी उस पार्टी में, कंजर्वेटिव पार्टी में मेनली इंपॉर्टेंट जो नेम है वो है चर्चिल एक्चुअली। तो उन्होंने सरकार पर बहुत दबाव बनाया कि आप इनकी कोई भी मांग नहीं मानेंगे। जो कांग्रेस जो बोल रही है कि कुछ आजादी की बात बोल रही है, तो आजादी तो देने का कोई मतलब ही नहीं है, और भी जो भी मांग होगी डोमिनियन स्टेटस वगैरह इस सब की बात को मानिए। तो इस वजह से ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी कुछ ज्यादा चीजें कांग्रेस की बात निकल के नहीं आ पाई। अब कांग्रेस जो था वो ये बोल रही थी कि हम इंडिया की आवाज है, हम इंडिया की आवाज है, हम जो बोले हमारी बात मानिए। पहले से भी वो डिमांड कर रही थी कि कोई भी अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप करोगे
तो उसमें हमारी मेजोरिटी होनी चाहिए। जो जैसे इसमें मेंबर्स दिख रहे हैं ना, बोलते हैं कि हमारे मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन उसमें फिर से वही लोग थे, फिर से जो राजा महाराजा, लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम लीग के लोग और बाकी कई सारे जो सेक्शन, जैसे विमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ उन्होंने अपने लोगों को, ब्रिटिश के लॉयलिस्ट जो लोग थे, जो ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, उन्हीं लोगों को वहां पे उन्होंने मौका दिया फिर से। तो विमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिबरल सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे सेक्शंस को डिवाइड करके बोला गया कि देखो हिंदुस्तान जो है, मतलब ये बताने के लिए कांग्रेस को कि आप नहीं हो कौन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के देखो कई सारे और स्टेक होल्डर्स हैं, कई सारे लोग हैं जो कि हिंदुस्तान को यहाँ पे इस गोल में सम्मेलन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके वो हिंदुस्तान की बात को रख रहे हैं, इंडिया की बात को रख रहे हैं। तभी तो मतलब दबाव बनाया जाएगा कांग्रेस पे। आप समझ रहे हैं नेगोशिएशन कैसे होता है, किस तरीके से नेगोशिएशन होता है, तब जिससे कि कांग्रेस पर दबाव बनाया जाए कि आप आवाज नहीं हो हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में और भी लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, विमेन हैं। और इस बार तो डिप्रेस्ड क्लासेस की बात है। डिप्रेस्ड क्लासेस कौन, जिसको हम अभी एससी के नाम से जानते हैं, जो पिछले लोग, सो कॉल्ड पिछले लोगों के नाम से हम जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं समाज में, जो पिछले वर्ग के लोग हैं, है ना। तो वो जो लोग, उन लोगों को इस बार उन्होंने आगे रखा, और वही एक एक्चुअली कांग्रेस और सरकार के बीच की तो जिस बात पे ये सम्मेलन जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण माइनॉरिटी टैक्स जो होता है वो यही था कि कांग्रेस सरकार क्या चाहती थी कि अब मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट में डिस्कस किया, जिसमें कि एक जगह से एक व्यक्ति दो लोगों को वोट करेगा। एक तो वोट करेगा जो एक नॉर्मल व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा वो, और एक उनके उनके ग्रुप का कोई व्यक्ति खड़ा होगा, सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। मतलब अगर मुसलमान व्यक्ति खड़ा होगा उसको सिर्फ मुसलमान ही वोट करेंगे, उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो अब चाहते थे कि वो एससीज को भी दिया जाए। उस समय डिप्रेस क्लासेस बोला जाता था, जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनको भी दिया जाए, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। और उनको डिप्रेस क्लासेस के जो मांग है उसको सामने रख रहे थे बी आर अम्बेडकर भी इसमें थे, वो मांग को आगे रखते थे। ये मांग गांधी जी को पसंद नहीं, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे इस मांग को मानने तैयार नहीं थे। उन्होंने समझ रहे थे कि जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है अंग्रेजों की, पहले मुसलमानों को अलग किया, जैसे कि हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुसलमानों का उतना भागीदारी नहीं थी, तो इसी तरीके से अब ये हिंदू जो पूरे पूरे एकजुट है, मतलब उनको डिवाइड करना चाहते हैं। इसलिए जो डिप्रेस क्लासेस को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देखो उनको अलग करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा मूवमेंट जो है वो आगे हम आगे ना बढ़ा सके, अगर अगली बार हमें और अच्छे से करना है तो ना कर सके। तो इस वजह से इस पर डेडलॉक हो गया था ये इस चीज पे, ये जो मूवमेंट, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये इस चीज पे कोई भी इसका भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। जैसे आप गांधी जी बैठे हुए हैं इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और भी बाकी लोग बैठे हुए हैं, ये अम्बेडकर जी बैठे हुए, बी आर अम्बेडकर जी बैठे हुए। तो इस तरीके से मैंने बताया कि इस बात पे पूरी तरह से डेडलॉक हो गया। बाकी गांधी जी ने क्या बोला कि हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, जैसे कि आप 1917 से बोलते आ रहे हो, आपकी जो प्रोक्लेमेशन था 1917 का कि हम धीमे धीमे ग्रेजुअली इंडिया को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, वो उसकी मांग रखी। और मेन जो बात थी मैंने आपको बता दी कि जो हिंदू जो अनटचेबल जो है, उन समय अनटचेबल बोला जाता था, जो कि उन लोगों, वो भी हिंदू ही हैं, इसलिए आप उनको एक माइनॉरिटी की तरह उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें, वो हम स्वीकार नहीं करें। तो आउटकम क्या हुआ इसका, इसका आउटकम यही हुआ कि कई सारे फैक्शन थे, इसलिए जो गांधी जी की जो डिमांड थी तो उन पे भी बाकी के जो लोग थे, जैसे कि अंबेडकर जी तो चाहते थे माइनॉरिटी के लिए अलग से, वो अपने डिप्रेस क्लासेस को प्रेजेंट कर रहे थे, तो उनका कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। तो डेडलॉक हो गया, मतलब जब अंग्रेजों को ये बोलने को इजी हो गया कि आप आपस में ही आपका कोई भी सहमति नहीं है। तो मेन जो इसमें निकल के आया, एक ये निकल के आया कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, दो प्रोविंस बनाए गए, इसमें की मुस्लिम मेजोरिटी थी, जो कि डिमांड हमने जब नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, उस समय ये दो डिमांड तब से चली आ रही थी, तो ये इसमें मान ली गई कि दो अलग स्टेट बना देंगे, तो मेनली मुस्लिम मेजोरिटी है, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि अभी पाकिस्तान। ओके, सो ये डिमांड मांगी, और फिर आगे ये बात भी रखी गई कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात है, जिसको एक्चुअली कम्युनल अवार्ड या माइनॉरिटी पैक्ट के नाम से बोला गया ना, और जो कि आगे 1932 में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो इसकी बात रखी कि अंग्रेजों ने बोला कि अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो हम खुद से अकेले ही यूनिलेटरली हम इसको इम्प्लाई कर देंगे। तो ये बात निकल के आई। तो मेन जो था इसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यही था कि देयर वाज नो कोई सहमति नहीं थी इंडियंस के आपस में ही, इसकी वजह से इसमें कुछ नहीं हुआ। और अंग्रेजों को तो ये चाहिए था, और अंग्रेजों में वो वाला व्यू डोमिनेट कर गया कि हमें किसी भी तरीके से इंडियन एम्पायर को अपने हाथ से नहीं निकलने देना है, स्ट्रॉन्ग रूल करना है, बल्कि अगर ये प्रोटेस्ट करें रिप्रेस करो, स्ट्रॉन्ग रूल करना है। तो ये बात इसमें निकल के आगे। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कोई मीनिंग नहीं था। तो अभी ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ये अगली साल फिर 1932 में हुई, नवंबर से दिसंबर तक 1932 में। इसमें भी बाकी सब लोग गए, बस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अपना मूवमेंट चला रही थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आईएनसी ने ये भी नहीं किया। बस इसका बेसिस थर्ड राउंड टेबल का ये है कि इसकी जो रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस पे ही 1935 का इंडिया एक्ट आया। बच्चों मतलब तो कई बार मैं बता चुका हूँ कि ब्रिटिशर्स जो रूल करे थे वो उसके लिए कानून लेके आते थे, ऐसा नहीं है बिना कानून के कुछ कर रहे। वो बात अलग है कि उन्होंने क्या किया था, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उसको सप्रेस करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए कई सारे ऑर्डिनेंस लेके। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब संसद के बिना कोई कानून सरकार एकदम से लेके आती है बिना संसद के, राष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति होता है उस समय, गवर्नर उनका वायसराय था, तो वायसराय सीधा कोई कानून लेके आएगा, उसको ऑर्डिनेंस समय, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने रिप्रेस किया था, सिविल लिबर्टीज पूरी तरह से बैन कर दी थी, कुछ भी अलाउ नहीं कर रही थी प्रोटेस्ट करना बिल्कुल भी। तो ये 1935 का जो इंडियन एक्ट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा भाग 1935 के जो इंडियन था उसका वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा उसका भाग है, बहुत बड़ा हिस्सा है, ये बहुत बड़ा कानून था। तो उसका बेसिस एक्चुअली ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनी, बट इतना ही है इसका। और इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो किस कोलमी सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, सिर्फ सेकंड में, ये बात याद रखना है हमें। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो आप कमेंट्स में बताइए कैसा लग रहा है आपको, वीडियो कैसा लगा, और क्या इंप्रूव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के नमस्ते।